हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी ईवीएस की ये क्लास नंबर 26 है और आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि यहाँ से आपको 101% एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ये टॉपिक ही इतना इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। इस टॉपिक में हम वर्ल्ड के कुछ इम्पोर्टेंट नेचुरल एरियाज के बारे में जानेंगे, जैसे विषुवत रेखीय प्रदेश। और जैसे कि मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस आपको पहली या फिर लास्ट वन जो हमारी वीडियो हुई थी शायद, उसमें मैंने इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे कि रेन डियर कहाँ पाया जाता है, ठीक है, सवाना घास के मैदान और मरुस्थल, टैगा एवं टुंड्रा प्रदेश, यहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट तरीके के यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे तरीके से लास्ट तक आपको बहुत अच्छे से देखना है। आज की क्लास पूरी कॉन्सेप्ट से भरपूर होगी और इससे बाहर, यहाँ से अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि SCERT की सारी बुक्स को मिला करके इसमें जो भी इन टॉपिक्स से वहाँ पर दिया गया है उन सभी से बहुत अच्छे तरीके से नोट्स क्रिएट किए गए हैं। आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए। बहुत ही उत्साह के साथ आपको इस क्लास में बैठना है, बड़ा मजा आने वाला है और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है एक ही जगह पर भरपूर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट के एग्जाम में जो प्रीफर किया जाता है वो SCERT की बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो आपको इसके अलावा मैं जो चीज़ें आपको कराऊंगी, आपको किसी बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपकी 4th, 5th, 6th, 7th, 8th सारी बुक्स में से जितनी भी चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सभी आपको इन्हीं क्लासेस में देखने को मिल जाएगी। आपको अलग से इतना समय भी नहीं है कि आप अभी बच्चों की बुक्स लाए, उनको देख करके पढ़े, नोट्स बनाए अलग से। सारी चीजें आपको एक जगह पर मिलेगी, बस आपको समझने की देरी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश और वहाँ का जनजीवन कैसा है, वहाँ कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, वहाँ कौन कौन से वन पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो इसी संदर्भ में सबसे पहले हम बात करेंगे विषुवत रेखीय प्रदेश से संबंधित, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है इसके अंतर्गत, प्राकृतिक प्रदेश में विषुवत रेखीय प्रदेश। तो विषुवत रेखीय प्रदेश की अगर हम बात करें, किसे कहते हैं विषुवत रेखीय प्रदेश, जो हमारी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के आसपास वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। इससे 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच वाला जो क्षेत्र होता है, जैसे ये हमारा ग्लोब है, यहाँ बीच में खींची है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जिसको आप कहते हैं। इसके 10 डिग्री तो उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण वाला जो ये इतना बीच वाला जो ये क्षेत्र होता है, इन दोनों अक्षांश के इस क्षेत्र को कहा जाता है विषुवत रेखीय प्रदेश, ठीक है। ये इसका विस्तार मैंने बताया आपको, 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार है। इतना समझ में आपको आया। तो यहाँ से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आपको अभी देखने को मिलेगी। इस प्रदेश का विस्तार दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी व उत्तरी पश्चिमी तट, अफ्रीका की कांगो घाटी और गिनी तट व पूर्वी तट और एशिया के पूर्वी समूह श्रेणी में है, यानी ये सभी इसी के आसपास यहाँ पर स्थित है। अगर बात करें यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि सदाबहार जो वन है वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, विषुवतीय क्षेत्र में, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा एक तो गर्मी पड़ती है, वो गर्मी ज्यादा होने के कारण यहाँ वर्षा भी ज्यादा होती है। तो यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो आप वहां बताएंगे कि जो विषुवतीय रेखीय प्रदेश होते हैं या यहाँ पर पाए जाने वाले जो जंगल होते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। इसी के साथ हमें यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है जानना कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी वनस्पति होती है। तो रबड़, सिनकोना, रोजवुड,
ताड़, महोगनी, आबनूस आदि के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। आपसे ऑप्शन में देके बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति या इनमें से कौन सी प्रजाति का पेड़ जो है वो विषुवत रेखीय प्रदेशों में नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको ये जानना आवश्यक है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पेड़ों पर रहने वाले मैड्रिल बंदर, गिलहरी बंदर, चिंपैंजी, लंगूर, मकड़ा बंदर, देखो कितने प्रकार की प्रजाति है बंदरों की। ठीक है, मानेड स्लाथ होता है, एक जानवर होता है जो कि बर्फ पे घिसट घिसट के चलता है। ठीक है, जहरीले सांप, छिपकली, मेंढक, अजगर, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं पेड़ों पर। आगे बात करें, पानी में रहने वाले कौन कौन से जीव पाए जाते हैं यहाँ? दरियाई घोड़ा, कैमरिन मगरमच्छ, एनाकोंडा सांप, घड़ियाल इत्यादि। ठीक है, और खुले वनों में रहने वाले जंगली जानवर कौन कौन से हैं? भैंसे, हाथी, गोरिल्ला, ठीक है, गैलेपोगस और कछुए इत्यादि। तो ये मतलब ऐसे है कि इनको आप एक बार जानते रहिए तो आपका इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो भी होगा पूरी अच्छे तरीके से डीप में यहाँ पूरी जानकारी आपको इसके बारे में मिलेगी। यहाँ हम बात करें इन वनों में पाई जाने वाली जो सीसी नामक एक जहरीली मक्खी होती है, क्या नाम है मक्खी का? सीसी मक्खी, और जिसके काटने से मनुष्य की नींद की बीमारी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? इसको हम स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, है ना, कि भाई जिसको ये मक्खी काट लेती है फिर बहुत ज़्यादा भर भर के नींद आती है। स्लीपिंग सिकनेस का नाम भी इसको हम देते हैं। कौन सी मक्खी के काटने से होती है? सीसी नामक मक्खी के काटने से। ये कई बार पूछ लिया जाता है आपके विज्ञान वाले पोर्शन में, यहाँ से प्रश्न। तो ये हो गया आपका कवर। आगे देखते हैं अमेजन घाटी, जो कि हमने ऊपर ही बात की थी, विषुवतीय क्षेत्र में पड़ती है अमेजन घाटी। ठीक है, अमेरिका की। तो अमेजन घाटी में जो आदिवासी रहते हैं उनको बोरो के नाम से जानते हैं। ये ऐसे प्रश्न बहुत जल्दी आते हैं कि अमेजन घाटी में रहने वाले आदिवासियों को किस नाम से जानते हैं? बोरो के नाम से, पिग्मी के नाम से, या सेमांग के नाम से, या कुछ भी अलग नाम दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर पूछा जाता है आपसे प्रश्न। तो आपको पता होना चाहिए कि अमेजन घाटी में रहने वाले आदिवासियों को जानते हैं बोरो के नाम से। ठीक, और जायरे घाटी में रहने वालों को पिग्मी के नाम से जानते हैं, और मल्या में सेमांग के नाम से जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें इम्पोर्टेंट है, एक तो अमेजन घाटी में रहने वाले और दूसरा जायरे वाले भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि भाई अमेजन घाटी में रहने वालों को बोरो, जायरे घाटी में रहने वाले पिग्मी, और मलाया घाटी में रहने वाले सेमांग कहा जाता है ना। तो इसके बाद बात करें, यहाँ के लोग मुख्यतः जो इस क्षेत्र के लोग होते हैं मुख्यतः भोजन हेतु मांस पर निर्भर रहते हैं। किस पर? मांस पर निर्भर रहते हैं। आगे बात करें, ब्राजील सबसे अधिक कहवा पैदा करने वाला देश होता है। कहवा एक प्रजाति होती है किसकी? कॉफी की या चाय की? बताओ मुझे इसके बारे में, मैंने आपको एक बार पहले बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में इसकी पैदावार होती है। आगे बात करें गिनी तट को, यहाँ पर एक गिनी तट पड़ता है, इसको बीमारियों के कारण श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है। इसके बारे में दोस्तों ये वन लाइनर की फॉर्म में भी आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आप समझते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कैसे आ सकता है कि श्वेत निवासियों की कब्र किसे कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन में अलग अलग प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, फिर उनमें एक गिनी तट भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से फिर अगर आपने पढ़ा हुआ होगा आप आसानी से कर पाएंगे। और ये बच्चों की बुक्स में मिले हुए हैं, ये बच्चों की बुक से ही बनाए गए नोट्स है, जहाँ से SCERT की बुक से जो क्वेश्चंस उठाए जाते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि गिनी तट को किस नाम से जानते हैं? श्वेत निवासियों की कब्र के नाम से। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती है। तो ये हमने जान लिया विषुवतीय प्रदेश के संबंधित सारे के सारे फैक्ट्स जो पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे सवाना प्रदेश के बारे में। ठीक है, यहाँ का जनजीवन कैसा है, लोग कैसे हैं, ठीक है, कहाँ स्थित है ये क्षेत्र, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके विस्तार पर। सवाना प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार दोनों ही गोलार्धों में 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाया जाता है।
ये हमने जाना सवाना प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार। अब हम देखेंगे यहाँ के जनजीवन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ की घासों में सबसे महत्वपूर्ण जो घास है वह है हाथी घास। तो आपसे पूछेगा हाथी घास कहाँ कौन से प्रदेश में पाई जाएगी, तो आप बताएंगे सवाना प्रदेश में, है ना। ऐसे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो यहाँ की घासों में सबसे महत्वपूर्ण हाथी घास है, नाम ही है, ये घास का नाम है हाथी घास। आगे बात करते हैं, इस क्षेत्र की घासों को पार्कलैंड या बुशवेल्ड कहते हैं। ठीक है, यहाँ की घासों को पार्कलैंड या बुशलैंड कहते हैं। इसके साथ साथ घास भूमियों में चरने वाले जो बड़े जंतु हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैबरा, ठीक है, जिराफ, गैंडा, हाथी, ये सभी। और यहाँ पर कौन कौन से पक्षी मिलते हैं उड़ने वाले, तो शुतुरमुर्ग, गेम बर्ड। न उड़ने वाले पक्षी कौन से होते हैं, शुतुरमुर्ग क्योंकि उड़ता नहीं है वो दौड़ता है, ठीक है, शुतुरमुर्ग और गेम बर्ड। बाकी और बात करें तो गैजेलस, ठीक है, और न उड़ने वाले पक्षी एम्पू। तो ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं, एमू। आगे बात करते हैं, सवाना प्रदेश के पूर्वी अफ्रीका की घास भूमियों में मसाई जनजाति पशुपालन का कार्य करती है। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका की घासों में या घास भूमियों में यहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है, मसाई नामक जनजाति। काम क्या करती है, पशुपालन का कार्य करती है। कई बार पूछ लेता है कि मसाई जनजाति का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, तो इनका क्या है, पशुपालन का। कहाँ पाई जाएगी, पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में। ठीक है, सवाना प्रदेश के पूर्वी अफ्रीका की घास भूमियों में ये जनजाति पाई जाती है जिसका नाम मसाई है, और ये क्या काम करती है, पशुपालन का कार्य करती है। ठीक है, इतना हो गया, ये सवाना के बारे में हो गई सारी चीजें। यहाँ से जो हाथी घास है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पर जानने वाला पॉइंट। इसके साथ ही हम ये जनजाति वाला महत्वपूर्ण था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, अगला आ जाता है मरुस्थल। तो मरुस्थल प्राकृतिक प्रदेश के जनजीवन के बारे में यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं। मरुस्थल का विस्तार अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों में है। अगर बात करें अफ्रीका का जो सहारा और कालाहारी मरुस्थल है, एशिया की अगर बात करें, देखिए अफ्रीका के तो कौन से क्षेत्र में, सहारा और कालाहारी। एशिया की बात करें तो यहाँ अरब और थार व गीबी मरुस्थल में। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के महान विक्टोरिया मरुस्थल। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ उत्तरी अमेरिका से संबंधित है सोनोरान एवं एरिजोना मरुस्थल। और दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो यहाँ के आटाकामा व पेटागोनिया मरुस्थल विश्व प्रसिद्ध है। अब यहाँ ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है, जानने के लिए यहाँ है क्या, यहाँ जानने के लिए ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि महान विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। ऑप्शन में मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। तो अभी तो बताया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, ऐसे इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा छोटे बच्चों की पुस्तकों में इसी प्रकार से दिया हुआ होता है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि भाई यहाँ इसीलिए ये बताया गया है कि अफ्रीका के कौन से हैं, सहारा व कालाहारी। ठीक है, एशिया के कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया के महान विक्टोरिया मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका के कौन से है, दक्षिण अमेरिका के कौन से विश्व प्रसिद्ध मरुस्थल है ना। इतना आपने जान लिया। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे अधिक तापमान कौन से मरुस्थल का होता है, तो ये बताइए कौन से मरुस्थल का होता है। जब हमने महाद्वीप पढ़े थे तो तब भी इनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो विश्व का सबसे अधिक तापमान 58 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन से मरुस्थल का, सहारा मरुस्थल का। सहारा मरुस्थल कहाँ है, अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, और यहाँ के मरुस्थल के अल अजीजिया नामक स्थान पर सबसे ज्यादा तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। कौन से स्थान पर, लीबिया या अजीजिया, कुछ इस प्रकार से इसका नाम है। इस स्थान पर सबसे ज्यादा सहारा मरुस्थल के सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है वो मेजर किया गया था। आगे बात करेंगे, यहाँ की मुख्य वनस्पति कौन कौन सी है, कौन कौन सी वनस्पतियां होती हैं यहाँ, खजूर, बबूल, ठीक है, सेहुड़, नागफनी, ताड़, ये सभी वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती है।
मंगोलिया में 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। आपसे पूछेगा 2 कुबड़ वाले ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, आप क्या बताएंगे, मंगोलिया में। ठीक है, अभी यहाँ अपने आसपास आपने कोई ऊंट देखा होगा तो आपने देखा है यहाँ 1 कुबड़ होता है, लेकिन मंगोलिया में 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ के जीव जंतुओं के बारे में, तो यहाँ सांप, नेवला, बिच्छू, गोहो, हिरन, गीदड़, ठीक है, चिंकारा, लोमड़ी, रेगिस्तानी चूहा, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है मैंने जब आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बताया था, ठीक है, तो वहां मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया था कि जो आपका सहारा मरुस्थल है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वही पॉइंट यहाँ पर मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ओके, चलिए आगे जानते हैं। जब चीजें रिपीट होती हुई आ रही होगी, क्या आप उनको रिकॉल कर पा रहे हैं पहली पढ़ी हुई चीजों को, ये मुझे आप जरूर बताएं कि आप उनको रिकॉल कर पा रहे हैं या सब कुछ भूल चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अरब की बद्दू और कालाहारी की बुशमैन आदि आदिवासी जातियां पाई जाती है या जनजातियां पाई जाती है। कौन सी, यहाँ पूछ लेता है आपसे कि कौन सी जनजाति पाई जाती है यहाँ पर, तो अरब की तो बद्दू, ठीक है, अरब की कौन सी है, बद्दू जनजाति। कालाहारी की बुशमैन, तो आपसे पूछेगा बुशमैन कहाँ की जनजाति है, तो कालाहारी। ठीक है, अभी ऊपर हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कालाहारी किससे संबंधित है, तो यहाँ आप देख पाएंगे कालाहारी अफ्रीका महाद्वीप से ही, वो सॉरी अफ्रीका के जो मरुस्थल है वहीं से संबंधित है, अफ्रीका के क्षेत्र में ही पड़ता है कालाहारी। तो ये आपने जाना। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ के लोग लंबी यात्रा के लिए ऊंट तथा बकरी की खाल से बने थैले में पानी भर के ले जाते हैं। ऊंट और बकरी की खाल से बने थैले में पानी भर के ले जाते हैं, इससे पानी देर तक ठंडा बना रहता है। ठीक है, तो पानी ज्यादा देर तक ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, ये ऊंट और बकरी की खाल से बने थैले में पानी भर के ले जाते हैं। अब देख लो इनको, तो यहाँ पर किसी भी वाटर कूलर की आवश्यकता नहीं है। क्या गजब का यहाँ पर इन्होंने थैला बनाया है। चलिए ये याद रहेगा आपको किस स्थान की हमने बात करी। चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक प्रदेश एवं मानव जीवन कहाँ का, टैगा और टुंड्रा प्रदेश का। ये टुंड्रा वाला तो बड़ा फेमस है। चलिए पहले टैगा की बात करेंगे। टैगा प्रदेश में क्या है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, क्या क्या मिलेगा यहाँ, जो पेपर में पूछा जाएगा वो चीजें बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले टैगा प्रदेश की। यह प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा मैप है, ये अक्षांश और देशांतर तो मैं आपको बता चुकी हूँ, इनको तो आप समझ पा रहे हैं ना अभी। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगी आपको ये चीज समझ में आ रही हुई। ये 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या है, क्योंकि ये अक्षांश और देशांतर ग्लोब वाला चैप्टर बहुत अच्छे से मैं कवर करा चुकी हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको इन्हें समझने में अब कोई भी कठिनाई नहीं होगी कि ये अगर मैं 50 डिग्री अक्षांश बोल रही हूँ तो कहाँ किस एरिया की मैं बात कर रही हूँ, ये चीजें आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बनता हुआ जा रहा होगा। ठीक है, तो चलिए मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारा ये टैगा प्रदेश है, इसका विस्तार 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और अगर बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का से लेकर के, ठीक है, तो लेब्राडोर तक तथा यूरेशिया में फिनलैंड से लेकर के उत्तरी पूर्वी साइबेरिया तक इसका जो विस्तार है वो पाया जाता है। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई अलास्का जो है अमेरिका महाद्वीप में है ना अलास्का, और लेब्राडोर तक फैला हुआ है यूरेशिया में फिनलैंड कहाँ से संबंधित है, यूरेशिया से। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी सी आप कैच किया करिए कि किससे किसको संबंधित करके यहाँ दर्शाया जा रहा है, क्योंकि नहीं तो 50 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहकर बात खत्म कर दी गई होती। तो ये चीजें इसीलिए बताई गई है। आगे हम बात करें तो संसार का यहाँ पर, तो संसार का शीत ध्रुव कहलाने वाला बरखोयास्क नगर भी इसी प्रदेश में स्थित है। कौन से प्रदेश की बात चल रही है अभी, टैगा प्रदेश की। ठीक है, कहाँ स्थित है, इसी प्रदेश के साइबेरिया में पड़ता है शीत ध्रुव कहलाने वाला बरखोयास्क नगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रदेश में
शंकुआकार वन पाए जाते हैं, शंकु के आकार के वन पाए जाते हैं, जिन्हें साइबेरिया में टैगा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इन्हें? टैगा कहते हैं। और इन्हें साथ ही साथ बोरियल वन भी कहा जाता है। किस आकार के वन पाए जाते हैं? शंकु आकार के। कहाँ? साइबेरिया में। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? टैगा के नाम से। और किस नाम से जाना जाता है? बोरियल वन के नाम से। ठीक है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, वनों के उदाहरण। तो वनों के उदाहरण देखेंगे अब यहाँ पर पाए जाने वाले, यहाँ कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं भाई। चीड़ के वृक्षों के वन पाए जाएंगे, सेडार के, ठीक है, स्प्रूस, फर, वाल्सम तथा रेडवुड आदि के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। इतना कवर हो गया। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? धूसर या पौंड जाल। ठीक है, पौंड जाल। तो किस नाम से जानते हैं? धूसर या पौंड जाल के नाम से यहाँ की मिट्टी को जानते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किस प्रदेश की मिट्टी को धूसर या पौंड जाल के नाम से जाना जाता है? आप क्या बताएंगे? टैगा। ठीक है, यहाँ पर रहने वाले जानवर को किस नाम से जानते हैं? तो समुरदार जानवर के नाम से जानते हैं। और देखिए ये आ गया है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक। यहाँ रेन डियर, कैरिबू, विकर, हिरन, बारहसिंगा, रीछ, लोमड़ी एवं भेड़िया आदि समूरधारी जानवर पाए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? रेनडियर। ये बहुत पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि रेनडियर कहाँ पाया जाता है। तो जहां ऑप्शन में आपको टैगा और टुंड्रा प्रदेश मिले उस पर आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर रोल, तारपीन का तेल तथा विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थ जैसे कनाडा, बालरस आदि पेड़ों के लीसा से तैयार किए जाते हैं। तो तारपीन का तेल आपको याद रखना है, ठीक है, इसी क्षेत्र में मिलेगा। लुगदी से प्लाईवुड बनाया जाता है। यहाँ साइबेरिया में ट्रांस साइबेरियन रेल तथा कनाडा के कैनेडियन नेशनल और कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग इस वन प्रदेश के दक्षिणी सीमा पर है। ये थी यहाँ पर टैगा की बात, टैगा प्रदेश के बारे में जाना। अब बात करते हैं टुंड्रा प्रदेश की। दोस्तों आपने यहाँ पर रेनडियर का नाम इसमें भी जाना और टुंड्रा प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा। अभी बताऊंगी अंतर क्या है दोनों में, ठीक है, कौन सा आपको ऑप्शन में टिक करना है। टुंड्रा प्रदेश की बात करें तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कई महीने लगातार रात रहती है और कई महीने लगातार दिन रहता है। यहाँ 3 महीने नवंबर, दिसंबर व जनवरी में सूर्य नहीं दिखता है, जबकि 3 महीने मई, जून व जुलाई में सूर्य अस्त ही नहीं होता है। इसी कारण यहाँ पूरे साल अत्यधिक ठंड रहती है। आगे बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड आदि के टुंड्रा निवासियों को एस्किमो और फिनलैंड के जो निवासी है उनको फिनलैंड के बैप और साइबेरिया के जो यहाँ पर आदिवासी है उनको याकूत कहते हैं। क्या कहते हैं? याकूत। तो एक तो ये आपको याद रखना है, याकूत कहाँ के? साइबेरिया के निवासी, ठीक है। एस्किमो टुंड्रा के निवासी, और टुंड्रा में ही पड़ता है ग्रीनलैंड आदि के, यहाँ पर पढ़ेंगे एस्किमो। उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड आदि के निवासी, टुंड्रा निवासी क्या कहलाएंगे? एस्किमो। फिनलैंड के लैप कहलाएंगे और साइबेरिया के याकूत कहलाएंगे, ठीक है। जो एस्किमो जनजाति की जो हम बात कर रहे हैं, ये बर्फ के घर बना करके उसमें रहते हैं सर्दियों में, और उन घर को जो ये बर्फ से बनाते हैं उनको इग्लू कहते हैं, ठीक है। एस्किमो जनजाति के लोग जो बनाते हैं, और ये मांस पर आधारित भोजन का सेवन करते हैं या मांस के भोजन का सेवन करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? जानवरों का शिकार करेंगे और हार्पून व तीर कमान से क्या करते हैं? जानवरों का शिकार करते हैं। शिकार के लिए ये लोग नाव का प्रयोग करते हैं जो हड्डी पर खाल मढ़कर बनाई जाती है। इन नावों को कयाक कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाक कहते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो ये चीजें हो गई आपकी, यहाँ पर हमने जानी टुंड्रा प्रदेश से संबंधित, ठीक है। बाकी थोड़ा सा और यहाँ पर बच जाता है, इसको भी साथ के साथ हम लोग कवर कर ले।
देखिए यहाँ पर भी फिर से रेनडियर का जिक्र आया है। यहाँ के लोग रेनडियर व ध्रुवीय कुत्तों के झुंड पालते हैं। तो ये रेनडियर को पालने का भी काम करते हैं, ठीक है, वहां पर सिर्फ पाए जाते हैं और ये यहाँ पर इनको पालते भी है। तो अगर उन दोनों में से आ जाए कि भाई टैग और टुंड्रा में बताओ, तो फिर टुंड्रा आपको चूज करना है। लेकिन वैसे आपको ये दोनों एक साथ ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर खाली टुंड्रा देखने को, या तो दोनों में से एक मिलेगा या फिर दोनों साथ मिलेंगे, और अगर दोनों ही मिल गए बाई चांस तो फिर आप टुंड्रा प्रदेश लगा देना, ठीक है। आगे बात करें, रेनडियर इन्हें दूध, मांस, चर्बी, हड्डी व खाल ये सब इनका प्रयोग करते हैं। यहाँ टुंड्रा प्रदेश के जो यहाँ की ये जनजातियां होती है, ये क्या करेगी, एस्किमो जनजाति यहाँ रेनडियर पालेगी, ठीक है, और ध्रुवीय कुत्तों को पालती है। रेनडियर से दूध भी इनको मिलता है, मांस मिलता है, चर्बी, हड्डी और खाल, ठीक है। और भी इनके बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले कौन से पहले व्यक्ति थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो रॉबर्ट पियरे, जो कि यूएसए के रहने वाले थे। और दूसरा पॉइंट क्या है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ये कई बार इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं सीधे सीधे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले रॉबर्ट पियरे, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले एमंडसन, ठीक है, एमंडसन, ये कहाँ के निवासी थे, नॉर्वे के। आगे बात करें, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली जो बर्फीली हवाएं होती है, इन बर्फीली हवाओं को बलिजार्ड कहते हैं, ठीक है, बलिजार्ड कहते हैं। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहते हैं, बलिजार्ड कहते हैं। कनाडा के कोणधारी वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को लंबरजैक कहते हैं, ठीक है, लंबरजैक कहते हैं। कोणधारी वनों में लकड़ियां काटने वाले जो व्यवसाय करने वाले लोग होते हैं उनको लंबरजैक कहते हैं। इतना आपने जाना। अब इसमें से मैं फटाफट से एक बार आपको पूरा रिवाइज कराती हूँ और ये बताती हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको भूलना नहीं है, ठीक है। फटाफट से एक बार देखते हैं हमने आज की क्लास में क्या क्या देखा। हमने देखा विश्व के प्राकृतिक प्रदेश और वहां का जनजीवन, ठीक है, जिनमें हमने विषुवतीय प्रदेश के बारे में बात की, टैगा और टुंड्रा प्रदेश के बारे में, सवाना और मरुस्थल प्रदेश के बारे में हमने पूरा अच्छे तरीके से जाना। सबसे पहले तो आपका इनको विस्तार पता होना चाहिए, कहाँ से कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश के बीच कौन सा प्रदेश स्थित है। तो सबसे पहले हमने बात की विषुवत रेखीय प्रदेश की। इसका आपको विस्तार पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो एरिया है वो किसका है, विषुवत रेखीय प्रदेश का, ठीक है। यहाँ पर और क्या आपको ध्यान रखनी है, आपको यहाँ एक और चीज ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ अधिक वर्षा और उसके साथ साथ अधिक गर्मी होती है, जिसके कारण वर्षा भी अधिक होती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ की वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है, रबड़, सिनकोना, रोजवुड, ठीक है, ताड़, महोगनी, आबनूस जैसे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पता होना चाहिए कि इन वनों में जो है सीसी नाम की मक्खी पाई जाती है, जो कि बहुत जहरीली होती है और इसके काटने से स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए यहाँ अमेजन घाटी में रहने वाले आदिवासियों को बोरो कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ और क्या ध्यान रखना है कि कहवा सबसे ज्यादा किस देश में पैदा होने वाली वनस्पति है। तो अगर इसकी बात करें, ये कहवा कॉफी होती है, कॉफी का एक प्रजाति जो भी बोलते हैं वो वही है। तो ये ब्राजील में सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा श्वेत निवासियों की कब्र किसे कहा जाता है, तो गिनी तट को कहा जाता है। ये तो हो गई विषुवतीय प्रदेश से संबंधित। सवाना प्रदेश की बात करें तो यहाँ आपको इसका विस्तार पता होना चाहिए कि दोनों गोलार्ध के यानी उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्ध के 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच ये सवाना प्रदेश का जो क्षेत्र होता है वो पाया जाता है। यहाँ की घास को हाथी घास कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, हाथी घास कहते हैं। और इस प्रदेश की घासों को सबसे महत्वपूर्ण घास कौन सी है, यहाँ की हाथी घास, और बाकी घासों को किस किस नाम से जानते हैं, पार्कलैंड और बुशवेल्ड के नाम से,
ठीक है। यहाँ और क्या जानना है आपको, यहाँ अफ्रीका की घास भूमियों में जो जनजाति पाई जाती है उसका क्या नाम है, मसाई, और ये क्या काम करेगी, पशुपालन का। अब बात करते हैं मरुस्थल की। तो मरुस्थल में आपको जानना है कि कौन सा मरुस्थल कहाँ स्थित है। जैसे अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहलाता है, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल भी अफ्रीका का है। वहीं एशिया की बात करें तो अरब और थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में सोनोरान और एरिजोना मरुस्थल पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में आयकामा व पैटागोनिया नामक मरुस्थल जो है ये सभी विश्व प्रसिद्ध है। और क्या जानना है आपको यहाँ और ये जानना है कि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल जान लिया हमने। यहाँ में जो अरब की जो जनजाति होती है वो बद्दू कहलाती है, और कालाहारी की जनजाति बुशमैन कहलाती है, ठीक है। इतना आपने देख लिया। इसी के साथ साथ कहाँ के लोग ऊंट और बकरी की खाल से बने थैलों को लेके जाते हैं, तो इस मरुस्थल की हमने बात की, यहाँ के ही लोग ऐसा करते हैं। बात करें टैगा और टुंड्रा की, तो टैगा की क्या खास बात है कि ये उत्तरी गोलार्ध के 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और यहाँ पर और क्या जानने लायक था, तो इसमें जानने लायक ये भी था कि इस प्रदेश में शंकुआकार वन पाए जाते हैं जिन्हें साइबेरिया में टैगा कहते हैं, ठीक है। साइबेरिया में इनको क्या कहते हैं, टैगा के नाम से जानते हैं। और इन्हें बोरियल वन भी कहा जाता है, ठीक है। इन वनों में कौन कौन से पेड़ मिलेंगे, चीड़ के, स्प्रूस के, ठीक है, वॉल्सम, रेडवुड आदि के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर मिट्टी को क्या कहते हैं, तो यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी को धूसर या पॉन्डलैंड कहते हैं, ठीक है। और जानवरों को समूरदार जानवर कहते हैं। कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, रेंडियर, कैरिबू, ठीक है, हिरन, बारहसिंगा, लोमड़ी इत्यादि यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं। इसके अलावा लुगदी से प्लाईवुड बनाया जाता है। और यहाँ आपको और क्या जानना है, इतना ठीक है। इसके बाद आगे बात करेंगे टुंड्रा प्रदेश की। तो यहाँ ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ लगातार कई महीनों तक रात रहेगी और कई महीनों तक दिन रहता है, ठीक है। यहाँ पर और क्या जानने की बात है, तो यहाँ के जो टुंड्रा के निवासी है, ग्रीनलैंड और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के, इनको हम एस्कीमो के नाम से जानते हैं। और एस्कीमो जनजाति जो है अपने बर्फ के घर बनाती है और इनको हम इग्लू कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये लोग भोजन के लिए मांस पर निर्भर रहते हैं, है ना। और क्या किसको पालते हैं, रेनडियर को पालते हैं और ध्रुवीय कुत्तों को के झुंड को पालते हैं, ठीक है। रेनडियर के क्या क्या इनको लाभ मिलते हैं, तो इनसे दूध मिलता है, मांस, चर्बी, हड्डी, खाल इनकी प्रयोग में लाते हैं। और क्या फैक्ट हमने यहाँ पर जाना कि भाई ये बता दीजिए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो रॉबर्ट पियरे था, ठीक है। कहाँ का था, यूएसए का। और बात करें दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, तो एमंडसन था। इतना आपने याद कर लिया। टुंड्रा प्रदेश की बर्फीली हवाओं को क्या कहते हैं, तो बलिजार्ड कहते हैं, ठीक है, बलिजार्ड कहते हैं। बर्फीली हवाओं को बलिजार्ड कहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ के कनाडा के जो कोणधारी वन होते हैं, इनकी लकड़ी के काटने का जो व्यवसाय करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर लंबरजैक कहते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, हमने प्रमुख जितने भी प्राकृतिक प्रदेश से थे उनके बारे में जान लिया। अब आपको पता भी चल गया होगा कि ये रेनडियर से संबंधित प्रश्न इसी के बीच से बना था। और जैसे भी यहाँ से कोई भी प्रश्न अगर बनेगा इसी के बीच से आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग इसको और भी ज़्यादा शॉर्ट में करके जो मैंने रिवीजन अब कराते हुए जो चीज़ें मुख्य रूप से बताई, इनको आप चाहे तो अपने नोटबुक में ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आपको क्लास को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।